नमस्कार दोस्तों। कल भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की है और उस समीक्षा के बाद बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आपके लिए इन घोषणाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं। इसी संबंध में हम मौद्रिक नीति की एक सामान्य समझ को विकसित करने के लिए और इसके साथ साथ जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं उनकी जानकारी देने के लिए प्रिपेयर आईएएस कोचिंग की ओर से यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो सामान्य तौर पर आपको समझनी चाहिए कि दो प्रकार की नीतियां होती हैं आर्थिक संबंधों में। पहली नीति होती है मौद्रिक नीति और दूसरी होती है राजकोषीय नीति। जो राजकोषीय नीति होती है उसका संबंध सरकार से होता है, वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है और वो सरकार के बजट आदि से संबंधित होती है, टैक्सेशन आदि से संबंधित होती है। लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है वह मुख्यतः रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आती है और मौद्रिक नीति के माध्यम से जो रिजर्व बैंक है वह देश में मनी की सप्लाई यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। बाजार में कितना धन होगा, बाजार में कितना पैसा होगा, ये निर्धारित करेगा रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से। आप सुनते होंगे बार बार ये दरें कम हुई, वे दरें बढ़ी, ईएमआई बढ़ेगी या कम होगी। तो ये सब चीज़ें जो आप सुनते हैं, इन सब चीज़ों का सीधा संबंध रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से है। तो आज हम इसी मौद्रिक नीति में जो कल घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात यह है कि रिजर्व बैंक ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि 2020-21 के लिए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वह बहुत ही कम रहने वाली है या सामान्य तौर पर शून्य से नीचे अर्थात नेगेटिव रहने वाली है। महंगाई को लेकर के आरबीआई ने माना है कि महंगाई का खतरा बना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी आम जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली घोषणा में जो सबसे पहली बात है, जो नीतिगत ब्याज दरें होती हैं रिजर्व बैंक की, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेट हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन दरों के परिवर्तन ना करने का क्या तात्पर्य है? इन दरों के परिवर्तन ना होने से आपकी जो ब्याज की दरें हैं वे परिवर्तित नहीं होंगी। जिन दरों पर बैंक आपसे ब्याज लेते थे वे दरें वैसी ही रहेंगी। बहुत सारे अर्थशास्त्री ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ब्याज की दरें कम की जाएं जिससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़े, लेकिन रिजर्व बैंक ने महंगाई ना बढ़े इसलिए जो नीतिगत ब्याज की दरें हैं उनमें कोई कमी नहीं की है, उन्हें वैसे ही रखा है। दूसरी खास बात जो आम जनता को सीधे सीधे प्रभावित करेगी वो है मॉरेटोरियम। ठीक है, मॉरेटोरियम आपने देखा होगा मार्च से आरबीआई ने ये छूट दी थी कि जो लोग अपनी ईएमआई देने में सक्षम नहीं है वे ना दें। उसके बाद इसको दोबारा बढ़ाया और अभी तक मॉरेटोरियम की अवधि चल रही थी। इसके अंतर्गत आप अपनी ब्याज की दरें चाहे दें या ना दें, अपनी किस्तें जमा करें या ना जमा करें, आपको छूट दी गई थी। इस मौद्रिक नीति में इसको लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अब आप मानकर चलिए कि सितंबर से आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी, आपके जो किस्तें आपकी थी वो कटनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब मॉरेटोरियम आगे बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण कार्य इस नीति के द्वारा किया जाएगा वह है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मामला। जो कर्ज है उसको रीस्ट्रक्चर करने का मौका दिया जाएगा, अर्थात अब लोन रीस्ट्रक्चरिंग को समझिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। रिजर्व बैंक ने जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया है, सबसे पहली बात ये जानिएगा ये पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और एमएसएमई के लिए है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है। इन लोगों ने जो लोन लिया हुआ है उन कर्जों को रीस्ट्रक्चर करने का मौका दिया जाएगा, अर्थात आपने जिस बैंक से कर्ज लिया है वह बैंक कुछ आपके लोन में कुछ परिवर्तन कर सकता है। ये परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं कि वह आपकी ईएमआई कम कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको लोन की टर्म बढ़ा दे। लोन के टर्म बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ईएमआई कम हो जाएगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकता है या आपको 2 साल के लिए किसी भी प्रकार का एडिशनल लोन दे सकता है जिससे आप अपने कर्ज को चुकाते रह सकें। तो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन
दिया गया है और यह निर्णय संबंधित बैंक करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संबंध में केवी कामत की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी और उसके साथ साथ आगे की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में सजेशन देगी। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा केवल उन कस्टमर्स को मिलेगा जिन लोगों ने मार्च 2020 तक अपने कर्ज के भुगतान रेगुलर किए हैं या उनके कर्ज के भुगतान में अधिकतम 1 माह की देरी नहीं हुई है। जिन लोगों ने रेगुलर पेमेंट किए हैं मार्च तक, उन्हीं को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा। और ये जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है ये अधिकतम 31 दिसंबर तक सभी बैंकों को लागू करना होगा। प्लस यह सुविधा अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगी, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ आपको 2 वर्षों के लिए मिल सकता है। ठीक है। इसके सिवा जो अन्य एक महत्वपूर्ण घोषणा है वो यह है कि जो गोल्ड लोन है, जो सोने पर कर्ज है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है रिजर्व बैंक की तरफ से। अर्थात जो लोग पहले गोल्ड लोन लेते थे उनके गोल्ड की वैल्यू का 75% उन्हें लोन मिला करता था, अब ये 90% तक लोन दे सकते हैं, यानी कि लगभग 15% ज्यादा गोल्ड लोन आपको मिलेगा सेम गोल्ड पर। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये देखा गया कि इस अवधि में जो कोविड की अवधि थी उसमें लोगों ने गोल्ड लोन बहुत लिए हैं, तो आरबीआई ने इसलिए प्रयास किया कि गोल्ड लोन का अमाउंट बढ़ा दिया जाए और ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है गोल्ड लोन को लेकर के। इसके सिवा क्या किया गया है? इसके सिवा नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में 10,000 करोड़ रुपए का कैश दिया जाएगा, जिससे वे अपनी फंडिंग और अपनी सेक्टर्स में, जैसे आप नाबार्ड जानते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए और हाउसिंग बैंक जो हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए, वो अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए धन की कमी की समस्या से ना जूझें। ठीक है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो यह है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने में शामिल किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आ जाने के कारण इनको लोन मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वे जरूर देखें प्राथमिकता क्षेत्र यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन से होते हैं, उन सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उसको लेकर के अब तक कौन सी समितियां बनाई गई हैं। तो आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां मिलेंगी, जैसे आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाएगा, मॉरेटोरियम समझ में आ जाएगा और इसके प्रभाव समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कल की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी उसकी घोषणाओं के प्रमुख सार बिंदु हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इनके मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर इसी चैनल के कमेंट लिंक में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। हम आपको निश्चित तौर पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में सहायता करेंगे। और यदि आपको यह पसंद आया है तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। Thank you.